चलिए प्लीज थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। चलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको प्लीज थोड़ा सा देर के लिए डेफर कर दीजिए। सफोकेशन हो रहा है या फैंस ऑन कर दिए हैं? लेट्स सी। गेट भी नहीं बंद करेंगे? इट विल हार्डली टेक अराउंड 5-7 मिनट्स टू गेट ओके। और अगर नहीं होता है तो एसी हम 100% ऑन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। कल चैप्टर 2 यूनिट 1 दैट वाज फिस्कल फंक्शन ओवरव्यू, हमने इस बात को देखा था और हमें पता चला कि किसी भी गवर्नमेंट का मार्केट और इकोनॉमी के प्रति 3 रोल होता है: एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, एलोकेशन ने हमें बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो उस ढंग से अपने प्रेजेंट रिसोर्सेस को बांटे जिससे मैक्सिमम आउटपुट आए और मिनिमम वेस्टेज हो या मिनिमम अनयूटिलाइज्ड रह जाए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ ना 2 लोग अपने अपने इंटेंशंस को पूरा करने के लिए करते हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहां फ्री मार्केट उसे अलाउ करती है। फ्री मार्केट का मतलब जहां डिमांड और सप्लाई बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को मैनेज कर सकती है। सॉरी। उसके बाद हमने देखा लेकिन गवर्नमेंट की सोच कुछ और होती है। गवर्नमेंट कहती है भाई मैं तो ऐसी जगह पैसा लगाऊंगा जहां से बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट इस चीज में बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन इस इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अनइक्वल है। जो लेबर है वो इधर उधर मूव करने के लिए कई बार तैयार नहीं होती। हो सकता है हम ही से ही मार्केट समझने में कोई गलती हो जाए, दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद वी मूव्ड टुवर्ड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ने क्या बोला कि जो हमने तुमसे लिया है वो मैक्सिमम बेनिफिट के रूप में तुम्हें ही लौटा देंगे। ठीक है, उसके लिए हम उन सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स या उन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट करेंगे जो लोग नंबर में तो ज्यादा हैं। आपको याद है कल? ठीक है, वो लोग जो नंबर में तो ज्यादा हैं लेकिन जिनकी इनकम यूजुअल से कम है, उन लोगों की बेनिफिट के लिए मैं मैक्सिमम फंड्स को देने को तैयार हूं। हमने कल एक नया शब्द सीखा था, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन ने कहा कि हर किसी को फायदा मिले उतना जितना उसको जरूरी है और जितना वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके उतना। अब मान लो कोई आपके दरवाजे पे भूखा आता है, ठीक है, आप उसको अपने घर में उस वक्त जो बना होता है वो आप उसको खाने को देते हैं और वो आपसे कहता है कि मैं तो ये भिंडी खाता नहीं हूं, आप देख लो कुछ और घर में बना हो तो। तब आप क्या कहेंगे? देख भाई ऐसा है कि हमारा इंटेंशन है कि तुझे भूखा ना रखें, चॉइसेस का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्विटी एंड फेयरनेस विद द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वहां हम चाहते हैं कि सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं। वांट्स का यहां पर किसी भी प्रकार का कोई सीन नहीं है। व्हाट आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन? Progressive taxation, releasing the funds from progressive taxation to the areas where the needy people lives. तीसरा, some reservations or some of the special
पॉलिसीज फॉर द बैकवर्ड रीजन। ठीक है, उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स डेड वेट लॉस नाम की बात बताई मैंने आपको। मैंने कहा कि डेड वेट लॉस होता है कि जब किसी पॉलिसी, किसी बर्डन के तले हम दबते जाते हैं तो मजबूरन हमारी इन्वेस्टमेंट की क्षमता कम होती चली जाती है, क्योंकि मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है ड्यू टू द हेवी टैक्स रेट। तो इसे कहते हैं एफिशिएंसी लॉस एंड डेड वेट लॉस। ठीक है, फिर बारी आई स्टेबिलिटी की और स्टेबलाइजेशन की। स्टेबलाइजेशन ने कहा कि वैसे तो हम चाहते हैं कि इकोनॉमी उतना ही प्रोड्यूस करे जितनी उसकी डिमांड है, लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है। 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जो हमारी इकोनॉमी के स्टेबिलिटी को असर डालती हैं। पहला इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, कल कुछ बच्चे मेरे पास आए थे और वो पूछे थे मैम आपने ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और रिसेशन में क्या करती है, लेकिन अगर स्टैगफ्लेशन का केस होता है तो क्या उस वक्त गवर्नमेंट कुछ नहीं करती? एक बात बताओ, अगर मैं स्टैगफ्लेशन को देखूं तो क्या उसमें एक हैवी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्फ्लेशन है? लेकिन वो सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट मिटाना है, ध्यान से सुनना, तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्रिएट करके देना होगा। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करके देनी होगी अगर उसको अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाना है। लेकिन जैसे ही वो अपनी तरफ से और फंड लाएंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब उस केस में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट कई चीजों पे कैप लगाती है। कैप लगाने का मतलब लिमिट, एक रिस्ट्रिक्शन कि देखो तुम ये कर तो सकते हो लेकिन इससे ऊपर करोगे तो हम तुमको मान्यता नहीं देंगे। ठीक है, और एक बात, ये कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1। मैं आपको शुरू करने से पहले ही इस बार के एग्जाम का सवाल दिखा देती हूं। इस बार 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, डिफाइन मार्केट फेलियर्स, व्हाई डू मार्केट फेल, जो हमारा पहला ही टॉपिक बनेगा कि है क्या मार्केट फेलियर। दूसरा, हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम demerit goods. Now the question arises, what is market failure, what are demerit goods, that we'll see. करें क्या? सुनो, अभी आप कुछ मत लिखो, मैम बादल मैं बना देती हूँ, अभी आप मत बनाओ। ठीक है, क्या है? यूनिट 2, मानोगे तो नहीं तुम लोग, कोई बात नहीं। इज मार्केट फेलियर। चलो ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्यों पता है? क्योंकि सब कुछ रियल लाइफ से लिंक्ड है, कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं है इसमें कि आपको लगे कि जैसे हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं तो वो हाइपोथेटिकल होती है, तो हमें ना लिंक नहीं बैठता उसमें। ये पूरा प्रैक्टिकल जिंदगी से ही रिलेटेड है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या है? और आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन ही है व्हाई डू मार्केट फेल। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, मार्केट फेलियर का मतलब होता है, उससे पहले आप समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री मार्केट। फ्री मार्केट वो मार्केट होती है जहां बायर और सेलर दोनों के पास अपना अपना अधिकार होता है चीजों को चुनने का। इसका मतलब मैं एज बायर जिस प्रोडक्ट को चाहूं उस प्रोडक्ट के प्रति अपनी डिमांड दिखाऊंगा, और मैं एज सेलर जिस प्रोडक्ट में मर्जी आएगी उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा। दिस इज नोन एज फ्री मार्केट। तो होता क्या है बेटा, कई बार इस फ्री मार्केट की वजह से सेलर और बायर दोनों मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ना चाहते हुए भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कल ही तो हमने माना था कि अब की बार प्याज कोई नहीं उगाएगा,
याद है ना आपको? क्योंकि हमने दिखा था कि भाई टमाटर के रेट तो कम नहीं हुए, इसका मतलब अगले साल यही स्थिति किसकी होगी? प्याज की। लोग टमाटर सड़कों पे फेंक रहे होंगे और प्याज के भाव जबरदस्ती के आसमान को छुएंगे। इसका मतलब आपको सिंपल ये बताना है कि मिस एप्रोप्रिएशन या मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की वजह से कई बार मार्केट में अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है और उस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट फेलियर। बोलो ठीक है? ठीक है। हो क्या रहा है कि बायर जबरदस्ती की कई ऐसी जगह की डिमांड क्रिएट कर रहा है शायद जिसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो बिना मतलब वो इंडस्ट्री क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन उस इंडस्ट्री जिसकी एक्चुअल नीड है वहां कस्टमर का ध्यान ही नहीं है। तो अगर कस्टमर का ध्यान नहीं है तो क्या वो लोग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो बिना डिमांड के ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। तो डिफाइन मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर क्या है? एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? जहां मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से या फ्री मार्केट की वजह से क्या होता है? दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या तो ओवर प्रोडक्शन की या फिर अंडर प्रोडक्शन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? मार्केट फेलियर। बोलो ठीक है? ध्यान से सुनना है बेटा। मार्केट फेलियर हैज टू एस्पेक्ट्स। पहला डिमांड साइड फेलियर और दूसरा सप्लाई साइड फेलियर। ध्यान से सुनना। डिमांड साइड फेलियर का मतलब होता है जब किसी चीज के लिए, जब किसी चीज को पाने के लिए कस्टमर के मन से पैसा देने की चाह खत्म होनी शुरू हो जाती है, उस सिचुएशन को कहते हैं डिमांड साइड फेलियर। ध्यान से सुनना है, मैंने क्या कहा? मान लो कि जिस भी चीज के लिए कस्टमर के मन से पैसे देने की चाह खत्म हो जाती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं डिमांड साइड फेलियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और आपका घर स्टेडियम के जस्ट पीछे है। मतलब अगर हम छत पे चढ़ गए तो हम ऐसे झांकेंगे और हमें आराम से क्रिकेट मैच दिख जाएगा। तो क्या आप कभी भी उस क्रिकेट मैच के लिए टिकट खरीदेंगे? क्या आप कभी उस टिकट को पाने के लिए पैसा देने की चाह रखेंगे? नहीं। मान लो एक पार्क है, सुबह वाला सीन बहुत क्लियर है नहीं आप लोगों को, और लड़कियां स्पेशली जिनको किसी भी प्रकार से लगता है कि उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो माना 377 है लेकिन स्टिल आई विल से कि मीटू यहां भी लग सकता है, बट हाँ आजकल ये रिस्की है, पहले ऐसा होता था नहीं लगता था, 377 की वजह से मीटू यहां भी लग सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। एक पार्क है, आधे तो ये सोच, उनको छोड़ो पार्क ही क्या बोल गई, कौन सी चीज में क्या लगता है वो मैं 4 बजे के बाद समझाऊंगी, पहले यहां आइए। हाँ पक्का, हाँ पक्का समझा, आज तो नहीं समझाए बिना घर नहीं जाऊंगी बस। चलो यहां देखो, चलो ना, हाँ यहां देखो। डिमांड साइड फेलियर का मतलब, मैंने कहा यहां एक पार्क है, बेटा ध्यान से सुनना। उस पार्क में डेली शाम को 7 बजे एक फाउंटेन शो होता है, ठीक है, डेली शाम को 7 बजे उस पार्क में फाउंटेन शो होता है जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है पार्क। तो क्या जो चीज आपको फ्री में देखने मिल रही है भाई, उसके लिए हम कभी भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि YouTube पे या पेन ड्राइव्स में या फिर हार्ड डिस्क में कई आपके ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कई सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, है ना, कि
किसी टीचर की बैक की प्रेजेंट वाली, कई ऐसे कह रहे ये वाली क्लास तो मेरे पास है भाई, ये क्लास लीक हो गई थी। इसका मतलब कि वो चीज जो उसको बिना पैसे दिए मिल रही है, उसके लिए वो कभी भी पैसे खर्च करने के लिए नहीं सोचेगा। दिस इज नोन एज डिमांड साइड फेलियर। बोलो ठीक है। जब किसी चीज की डिमांड उठनी खत्म हो जाए तब वो कहलाता है डिमांड साइड फेलियर। बोलो ठीक है। उसके बाद सप्लाई साइड। यहां पे हम कौन थे, यहां कौन होंगे, ध्यान से सुनना। सप्लाई साइड फेलियर कहता है कि जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मुझे मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को कहते हैं सप्लाई साइड फेलियर। मतलब जब सेलर को ऐसा फील होने लगे कि मैं जो ये प्रोडक्ट सोसाइटी को दे रहा हूं, इकोनॉमी को दे रहा हूं, उसका सही दाम मुझे कोई भी नहीं दे पा रहा है, तो क्या वो कल को इसको बनाएगा? नहीं बनाएगा। और जब वो उसको बनाना बंद कर देगा तो अंडर प्रोडक्शन जैसी चीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। मैम एक बात बताओ, ये थोड़ा थोड़ा तो मार्केट इंस्टेबिलिटी ही तो है। बताओ कि जितना चाहिए या तो उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है या जितना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है। यस, यू कैन से दैट, बट व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द मार्केट फेलियर अराइजेज। कितने साइड? डिमांड साइड, सप्लाई साइड। डिमांड साइड क्या कहती है? मैं इसके कॉस्ट को देने को तैयार नहीं हूं, ये बेचारा कह रहा है मेरा कॉस्ट मिलने को राजी नहीं है। बोलो ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? डिमांड साइड क्या है? कोई दे नहीं रहा है, पैसा देने को राजी नहीं है इस प्रोडक्ट का। और सप्लाई साइड क्या कह रहा है? बना लो, कोई पैसा देने को राजी नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बायर हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि चीज में फ्री में मिल रही है। और दूसरा, सब सेलर बोल रहा है कि यार मेरा कॉस्ट ही नहीं निकल पा रहा है, तो इसको बेच के भी मार्केट में कोई फायदा नहीं है। ठीक, हाँ जी, किसकी? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैन नॉट कैपेबल आइदर इनफ टू पे फॉर दैट। हाँ, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं हम एज अ होल ट्रीट करते हैं। अगर मैं एक, आप ये कह सकते हैं कि अगर बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की, जैसे मान लो आईटी सेक्टर में रिसेशन आ जाए और कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को क्या करे, काम से निकाल दे, तब हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर विल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एक का दो का परचेजिंग पावर कम नहीं हुआ है, एक बड़े सेगमेंट का परचेजिंग पावर कम हुआ है, तब परचेजिंग पावर यहां इफेक्ट करेगा। लेकिन एन इंडिविजुअल का परचेजिंग पावर इफेक्ट थोड़ा बहुत, उतना लंबा असर नहीं पड़ता है। बोलो ठीक है। चलो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाई डू मार्केट फेल्स। सबसे पहली बात है मोनोपोली, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स, बस यही चैप्टर है। वाई डू मार्केट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? मार्केट फेलियर। हमें पता चल गया है कि मार्केट फेलियर क्या होता है। अब पता लगाना है कि वाई डू मार्केट फेल्स। तो शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नैलिटीज से। चलो, कल परसों नरसों पता नहीं कब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कई बार मेरे कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इफेक्ट्स होते हैं जिसमें ना मैं इन्वॉल्व हूं ना मेरा सेलर इन्वॉल्व है, लेकिन उसके इंपैक्ट से भी मेरा कंजम्पशन या प्रोडक्शन असर करता है। उसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैं मन से पढ़ा रही हूं, आप मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर से जुलूस निकला था, याद है? तो ना फर्स्ट पार्टी में कोई कमी है ना सेकंड पार्टी में कोई कमी है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट यहां दिख रहा है। तो एक्सटर्नैलिटीज को नेबरहुड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
नेबरहुड इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट का मतलब मेरे पड़ोस की वजह से। एक्सटर्नैलिटीज दो प्रकार की होती हैं, पहली यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड, और दूसरी रेसिप्रोकल, दैट इज बोथ साइडेड। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। दो दुकानें हैं, एक दुकान कौन सी है? बेकरी, और एक क्या है दूसरी दुकान? एक गैराज है। सुन लो ध्यान से, एक गैराज है और एक बेकरी है। दोनों दुकानें आपस में सटी हुई हैं, तो ना अब गैराज में तो काम हो रहा है, ठक 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 ठक, वो ठोके जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है बेचारों की। तो बेकरी वाला ना बड़ा परेशान है, क्योंकि उसके कस्टमर जब भी आते हैं तो उनको सिर्फ ठक 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 सुनाई देती है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब उस बेकरी में आना कम कर रहे हैं कि भाई वहां तो 5 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ जाता। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आवाज होती है। ठीक है, बेकरी वाले ने कुछ नहीं किया, बेचारे ने खाली जो ब्रेड बनती थी ना, उस चिमनी का धुआं उठा के गैराज की तरफ कर दिया। बस क्या कर रहे हैं हम? ये मेरा भी काम है, जो धुआं मेरे दुकान से निकल रहा है उसकी चिमनी का पाइप मैंने उठा के गैराज की तरफ कर दिया। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटीज। आपने देखा कि उसके ठक ठक की वजह से बेकरी वाले का काम डिस्टर्ब हो रहा था, और बेकरी वाले ने उसके अगेंस्ट में किया क्या? उसके भी काम को डिस्टर्ब करने के लिए अपना इंपैक्ट लगाया। दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल। मान लो बेचारा बेकरी वाला कुछ ना कर पाता तो वन साइडेड और यूनिलैटरल, इसका मतलब केवल एक तरफ से इंपैक्ट है, दूसरा वाला कुछ करने की हिम्मत नहीं है, या वो इस पोजीशन पे ही नहीं है कि वो किसी प्रकार से हमें कोई भी असर डाल सके। बोलो ठीक है? ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज ऑल्सो नोन एज थर्ड पार्टी इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट। इट हैज टू टाइप्स, वन साइडेड और यूनिलैटरल और रेसिप्रोकल। अब सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लेंगे और चारों टाइप्स को खत्म करेंगे। ये एक फार्म है, या आप कह सकते हैं एक कल्टीवेशन के लिए क्या है, लैंड है, जहां पर प्रोडक्शन होनी है या उस चीज का कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स होना है। ठीक है, यहां पे इस वाली रिवर से ये इरिगेशन के लिए पानी लेते हैं। ठीक है, ये लैंड है जहां पर मक्का या दाल चावल जो होना है वो होना है, और ये एक नदी है जिससे इरिगेशन के लिए पानी इस फार्म में लिया जाता है। इस रिवर के पास है एक फैक्ट्री जिसका सारा वेस्ट इस रिवर में डिस्पोज होता है। देखो, कोई इकोनॉमिक्स नहीं सिखा रही हूं मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुना रही हूं कि भाई एक किसान है जिसके पास एक लैंड है, इस नदी से वो पानी लेता है, लेकिन उस नदी के बाजू में एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री का सारा वेस्ट इस रिवर में जाता है, और इस रिवर का पानी जाता है इस लैंड में। अब बताओ, क्या पोल्यूटेड वाटर इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर इरिगेशन? क्या मैं पोल्यूटेड पानी मांगा है क्या मैंने? बोलो कि मुझे 2 पोल्यूटेड पानी मुझे अपने लैंड के लिए चाहिए। अब बताओ, इस फैक्ट्री के होने वाले पोल्यूशन की वजह से मेरी प्रोडक्शन इंपैक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी या नहीं करेगी? क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं। क्या सब कुछ जो इस प्रोडक्शन के लिए जरूरी है मैं दे रहा हूं? हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इफेक्ट माय प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी हैम्पर्ड।
किसी और की वजह से, किसी और के बुरे कामों की वजह से अब मेरा प्रोडक्शन असर कर रहा है। ये असर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो, नेगेटिव है। इस वाली एक्सटर्नैलिटी को कहते हैं, ये तो बात तय है कि कौन सी? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। इसका मतलब किसी और की वजह से अगर मेरे प्रोडक्शन पे कोई, आप सोचो, आपको पता है फिशिंग इंडस्ट्री आधी खत्म हो गई। रीजन बीइंग पोल्यूटेड वाटर, रिवर पोल्यूटेड है, ओशियंस में प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अब जो आपने देखा होगा कई सारी फिशेस, तो अब जब उसको पकाने के लिए काटते हैं तो अंदर से प्लास्टिक का कुछ निगला हुआ उसका मिलता है। तो इसका मतलब किसी और चीज की वजह से फिशिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे भी नेगेटिव असर पड़ा है, तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। पता है जब मैं कभी कोई छोटी थी ना, हाँ कभी थी ना मैं छोटी, अभी भी छोटी रह गई मैं, लेकिन पहले थोड़ी और भी छोटी थी। हाँ क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, नाम के आगे काफी सही बात है। चलो सुनो, एक बार ना मेरी मम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, ध्यान से सुनना। दो लोग थे, दो नेबर्स, बेटा जरा बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। दो नेबर्स थे, वो दोनों ना मक्के की खेती करते थे, ठीक है। दो नेबर्स थे, वो दोनों ना मक्के की खेती करते थे। तो एक नेबर के तो मक्के अच्छे बड़े बड़े हो जाते थे और दूसरे के मक्के थोड़े छोटे रह जाते थे। तो एक दिन उन दोनों ने ना लड़ाई कर ली। उसने जलन के मारे आके ना क्या किया, उसके ना मक्के की खेत में आग लगा दी सारी। तुम लोग को सीरियसली लगता है कि मैं तुमको मेरी माँ की कहानी सुनाने आई हूं यहाँ पे? कैसे भी उसने क्या किया, सारा का सारा मक्के की खेत में आग लगा दी, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको पता चला कि उसकी फसल और गिरनी शुरू हो गई। उसको लगा कि अरे यार अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो सिर्फ मेरे ही खेत दिखने चाहिए थे, ये तो अपने आप ही क्या होने शुरू हो गए, कम। बाद में उस आदमी जिसके खेत में आग लगी थी, उसने उसको एक बात बताई। उसने कहा भाई एक बात बोलूं, तेरी जो जमीन है ना वो इतने मक्के के लायक भी नहीं है। उसने कहा फिर ऐसे हो जाते हैं क्या मक्के? उन्होंने कहा नहीं, जो चिड़िया होती है ना वो मेरी खेत से अच्छे दाने चुग के उड़ती है और कई दाने वो तेरे खेत में गिरा जाती है, और ये जो इतने भी बड़े हुए ना वो तेरे बीज नहीं है मक्के के, वो बीज है जो चिड़िया उड़ा के लाई है। कहां से? मेरी खेत से। अब तो तूने खेत ही नहीं रखा तो कहां से चिड़िया बीज उठाएगी और कहां से तेरे खेत में आएंगे। इसका मतलब ध्यान से सुनना, क्या किसी और के बीज की क्वालिटी तुम्हारे प्रोडक्शन पे असर डाल रही थी? कैसा असर डाल रही थी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये कौन सी एक्सटर्नैलिटी हुई? नंबर 2, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। और मैं बताती हूँ रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल। नागपुर में आपको पता है कि बहुत ऑरेंज होते हैं, नागपुर में बहुत ज्यादा ऑरेंज की खेती होती है। तो वहां पे क्या होता है ना कि ऑरेंज की जो पेड़ की जो स्मेल होती है वो ना मधुमक्खियों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। यू नो हनी बीज, राइट? हाँ, थैंक यू, आपको पता है, वेरी गुड। तो जो मधुमक्खी होती है ना उसको बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो मधुमक्खियां ना कई हद तक क्या करती हैं कि अपना छाता, जो छत्ता जो भी होता है वो क्या करती है उस पेड़ पे बना देती है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, कहा तो हम ऑरेंज बेचना चाह रहे थे, अब ऑरेंज भी बेचेंगे
और शहद भी बेचेंगे। लेकिन वो हमने कोई शहद वहां लगाए नहीं है छत्ते, वो कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट की वजह से मुझे उसमें भी फायदा मिल रहा है। बोलो ठीक है। अब समझ आ रही थोड़ी थोड़ी बात। दो एक्सटर्नैलिटीज अभी तक पता चली। पहला नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज एंड पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी नेबर, पड़ोस वाले, आसपास वालों की वजह से मेरे में जो फर्क दिख रहा है वो कहलाता है एक्सटर्नैलिटीज। अब ध्यान से सुनना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते? मैं भी नहीं खाती, लेकिन हाँ, अरे क्या बात है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो उस जगह पे भी नहीं जाते जहां नॉनवेज हो? जाते तो हम सब जगह हैं। अच्छा, काफी कम है ऐसे। ठीक है, चलो। इतने भी जितने हाथ उठाए ना वो भी झूठे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। इसमें आधी कैटेगरी है जो घर में नहीं खाते या घर वालों को लगता है नहीं खाते, ऐसी वाली भी एक कैटेगरी होती है। जब तक हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो एक कैटेगरी ये भी होती है कि घर वालों के सामने छी ऐसे वाले, और बाहर हाँ, चलो ठीक है, ओके। अब ये कंपटीशन नहीं है ना दोस्त, बात क्या है, ध्यान से सुनना है। आप 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से 4 लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस हैं और एक भाई जिसकी जिंदगी शाही पनीर और दाल मखनी में सिमटी हुई है। ठीक है, हम भी उसी में से आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब सुन लो ना यार, सुनो ना। क्या कितनी देखो कितनी बढ़िया बात हो रही है, दाल मखनी, चिकन, शाही पनीर, और तुमको ये सब बात करनी है। लंच भी नहीं, बेचारे लोग। चलो तुम और भी हवा मत निकाला करो यार, मुझे एकदम ही बर्दाश्त नहीं था। चलो हो गया ना, चलो चलो डन। अब बस प्लीज, 5वें वाले को आपने बोला भाई चल पार्टी है, तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा कि भाई वहां नॉनवेज भी होगा क्या? तो आपने कहा हाँ यार, सब लोग तो ऑलमोस्ट आज की दुनिया में खाते हैं, तो वहां तो नॉनवेज होगा ही। तो उसने कहा तो मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुनना है बात। इसका मतलब उसको उस पार्टी से परेशानी नहीं है, उसको वहां होने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स से परेशानी है जिसकी वजह से वो उस काम को अब नहीं करेगा जिस काम को शायद वो करता। बात को ध्यान से सुनना है। मान लो आप ऊपर धूप सेकने गए हैं, आपका कोई ऐसा दोस्त, चलो मैं अपने, ठीक है, आपका कोई ऐसा दोस्त जो सिगरेट पी रहा है, लेकिन आपको उसकी स्मेल नहीं अच्छी लग रही, तो भाई आपने उसको पहले तो बोला भाई रहने देना यार, सहन नहीं हो रही, तू उधर चले जा। वो कहे तेरे को नहीं हो रही, तू जा। तो आपने कहा ठीक बात है। आपने क्या किया, आप नीचे आ गए। इसका मतलब जितनी देर आपको ऊपर बितानी थी, आप किसी ऐसे फैक्टर की वजह से अब वो काम को कंज्यूम या किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ऊपर गलत असर डाल रहे हैं। दैट इज नोन एज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। मतलब कोई ऐसे फैक्टर्स जो मुझे किसी काम को करने से रोकते हैं, किसी काम को, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से रोकते हैं, वो एक्सटर्नैलिटीज, वो थर्ड पार्टी इफेक्ट कहलाता है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। बोलो ठीक है। 3 बातें हुई अभी तक, कौन कौन सी? नेगेटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन, और चौथी और आखिरी बात एक्सटर्नैलिटीज की। बचा क्या? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। अब ध्यान से सुनना प्लीज।
अगर मैं अभी आपको कुछ ना भी बताऊं तो आप इतना तो अंदाजा लगा पाएंगे कि किसी थर्ड पार्टी इफेक्ट की वजह से कि मुझे कुछ कंजम्पशन में फायदा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूं, आपको पता है कि अभी सर्दियों से एक समय आता है, उससे पहले डेंगू काफी बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से सुनना है, गवर्नमेंट क्या करती है, हर जगह पे स्प्रे करना शुरू करती है, आपके घरों में दवाइयां डालना शुरू करती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना शुरू करती है। वो गवर्नमेंट आपसे कहती है भाई मॉस्किटो नेट लगा के सो, ठीक है, आप गवर्नमेंट की अवेयरनेस की वजह से आप गए और आपने क्या किया, मॉस्किटो नेट आप खरीद के ले आए कि भाई अगर मैं मच्छरदानी में नहीं सोऊंगा तो हो सकता है मुझे कोई मच्छर काट ले और मुझे डेंगू हो जाए। इसका मतलब किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आके, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका उस प्रोडक्ट की तरफ कंजम्पशन की इच्छा बढ़ गई या आपने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। दैट इज नोन एज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। बोलो ठीक है, चारों बातें। अच्छा एक और बात बताओ, क्या जब हम इसको लिखेंगे तो हम एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे? इससे हम, क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल हर जगह पूछ रहे एग्जाम्पल से समझाओ, तो अगर हमारी कॉपी में एग्जाम्पल रहेगा तो हम उसका ऐसे कैसे छाप बनाना है हमको। ठीक है, बात हुई कहां तक है अभी तक? एक मिनट यार, आंख में ना, मार्केट फेलियर का मतलब क्या है कि फ्री मार्केट की वजह से या मिस एलोकेशन की वजह से जब मार्केट में ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब उस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट फेलियर। दो साइड फेलियर्स होते हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। डिमांड साइड क्या बोलता है? जब उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, इसका मतलब कोई उसके लिए पैसे देने को राजी ना हो। और सप्लाई साइड क्या कहती है कि जब कोई सेलर इसलिए उस सामान को नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं निकल पाती, दैट इज नोन एज सप्लाई साइड फेलियर। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट्स देखिए, जिसमें पहला रीजन एक्सटर्नैलिटीज। हमें पता चला कि एक्सटर्नैलिटीज आर द थर्ड पार्टी इफेक्ट्स विच में आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव दो है, ऐसे देखोगे तो दो एक्सटर्नैलिटीज है दोस्त, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज और कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। वो या तो होगी नेगेटिव या होगी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब एक्सटर्नैलिटीज हैज टू नेचर, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, वो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो चलो हम लोग इसको लिखते भी जाते हैं तो साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा, एंड विल राइट द एग्जांपल्स एज वेल। हाँ भैया, एक साइड का, अब मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मैंने क्या, वो जुलूस वाले तो निकल गए, वो क्या था, यूनिलेटरल। आप कंप्लेन कर देते पुलिस वालों से कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये जबरदस्ती का यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, तो ये क्या, आप सिर्फ एक जने ने आपको असर नहीं डाला, दूसरे ने भी असर डाला। दिस इज द साइड, फेसेस, कितने चेहरे हैं? दो हैं, या तो एक तरफ से होगा या दोनों तरफ से होगा। मैम बादल तो हमने तो आपको आपने बादल बनाने नहीं दिया, अपना यूनिट 2। अभी आपको इस बार तो यही एहसास हो रहा है कि सारा इजी क्वेश्चन इसी बार पूछ लिया है, हमारे लिए क्या छोड़ा है आईसीआई ने, पता नहीं। नहीं, वैसे मैं आपको डरा नहीं रही हूं, लेकिन एक ट्रेंड है, मतलब पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि मई का पेपर कंपैरेटिवली
इतना सा मुश्किल आता है इन कंपैरिजन ऑफ नवंबर। ऐसा मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस है वो ऐसा कहता है, ऐसा है। इतना इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा था, लेंथ बहुत सारा था। तो लेकिन अकाउंट्स तो बहुत ही आसान आया था, बहुत ही ज्यादा। तो किसका, अच्छा और एक बात सुनो 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 सुनो, ये भी फिक्स है कि आईसीआई ने हर एक ग्रुप में एक पेपर में छेड़ करनी है। ये यहां भी होना है, आगे भी होना है और फाइनल में भी होना है। और उसमें भी मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो टैक्स और यूजुअली लॉ या अकाउंट्स में से एक, वो कॉस्टिंग को नहीं छेड़ते हैं। 30 साल से एक ही पैटर्न चल रहा है, वही आता है। टैक्स को इसलिए छेड़ देते हैं क्योंकि कई बार क्या सैलरी पिछले बार पूछी ही नहीं थी, इस बार 30 नंबर का टैक्स सैलरी पूछने, ऐसा टाइप का हरकत करते हैं। और ग्रुप 2 में तो एक हमारे तो एक पेपर तो है ही, EIS। और दूसरा मैं बताऊं, ऑडिट के पेपर में छेड़ नहीं होती है। ऑडिट का पेपर हमारे समझ में नहीं आता है, वो नहीं छेड़ते हैं अपने हिसाब से। ये सब माइक बंद करने और कैमरा बंद करने के बाद, ये सारी बात 4 बजे के बाद। ये अभी आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू दिस। मार्केट फेलियर, market failure is a situation in which free market leads to the misallocation of resources which ultimately results in either overproduction or underproduction of goods. Demand side failure and supply side failure when the buyer loses the interest in paying for the particular goods. For example, क्या मैं कहूं कई बार कलेक्टिव गुड्स के लिए लोग पे नहीं करना चाहते? बताओ कि वो चीज जो एक साथ कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि भाई इस चीज को स्पेसिफिकली खरीदने की क्या जरूरत है जब सबके साथ वो चीज मिल ही रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, द बायर is not ready to pay for the collective goods. Supply side failure when the
seller does not get the appropriate cost for the product produced. For example, seller not willing to produce the product due to less price offered by the market. Market failure. Market failure Market failure has several reasons. Monopoly, externalities, तीसरा public goods and incomplete information. A is externalities. Externalities are those factors which may have direct or indirect impact over the, दो बातों के ऊपर इम्पैक्ट देखा आपने, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ओवर द production and consumption of the goods. These factors are related to the third parties. Externalities are also known as neighborhood effect, third party effect, spillover beings, effects, स्पिल ओवर बीन, इसके बारे में बात करते हैं अभी. एक्सटर्नैलिटीज मे बी यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल का मतलब वन साइडेड और reciprocal, that is
टू साइडेड और बोथ साइडेड। Unidirectional externalities are those where only one party gets affected due to the impact of other party. उसके बाद बच गए। Reciprocal externalities are both sided, that is both the parties either directly or indirectly affects each other. Types of externalities. First is यार देखो, बोल बोल के ना लिखना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी तेज नहीं बोलो आप कि यहां तक सुनाई दे मुझे। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज, when any external factors, अच्छा बताओ ये एक्सटर्नैलिटीज कई हद तक हमारे कंट्रोल में है या नहीं? नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ उसका असर झेल सकते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हटा दो बेटा ये ऊपर वाली शीट, ये बची किसी की, ये वाली। When any external factors impact the production ability or quality of the certain product, for example, irrigation by polluted river water affects the production and quality of grains. Production and quality of grains. Number 2 is ये positive production externalities. आपको पता है अभी सऊदी अरब में खेती होने लगी है। यस, रीजन बीइंग कि जो हवा का जो डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से अरेबियन सी और जो उस तरफ की जो भी सीज है ना, वहां के आसपास की जितनी फर्टाइल सॉइल है वो उड़ के किस तरफ जा रहा है? सऊदी की तरफ। और अब सऊदी भी एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, सऊदी के पास अचानक से वैसी जमीन आ गई क्या? नहीं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सऊदी ने कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन मौसम बदला, हवा का रुख बदला और अब फर्टाइल सॉइल उड़ के सऊदी अरब में आ रहा और वहां भी अब खेती होनी शुरू हो रही। दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज व्हेन
when any external factors affects एक मिनट, when any external factors, एक शब्द और लिखिए यहाँ, क्या? Negatively impacts. When any external factors affects the production ability or quality of the product, कैसा? Positively. For example, आपको एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छे से ना, तो मैं छोड़ देती हूं इसको, आप लिख लो, मैं लिख देती हूँ जैसा बताया था, ठीक है ना? और तो जितने लोगों ने सुना होगा वो लिख लेना, और जिनको पंचायती करने से फुर्सत नहीं है यहाँ पे, आपको पता है हमने ना सर को बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं बोल रही हूँ कि फाउंडेशन के बच्चों को ना इंटर वालों के साथ मत बैठाओ, कसम से। और ना आज तक भी शायद इस बात के लिए हमारा झगड़ा होता है नीचे, क्योंकि ना फाउंडेशन वालों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये सब तो हमें दोबारा सुनना है, आधे ये बात लेके बैठे माइंड में कि ये तो चलो हमें तो दोबारा सुनना है। तो भाई जिनका मई में पेपर है ना, उनके लिए सोचो। तो जितनी भी बकवास सिर्फ इसलिए मुंह से फूट रही है कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, तो ये भी याद रखना कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। बीहाइव्स, मधुमक्खी का छत्ता, अंग्रेजी में बीहाइव्स कहते हैं उनको, क्योंकि यहां तो वो लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? बीहाइव्स इन द ऑरेंज प्लांटेशन, नंबर 3, नेगेटिव, चलिए पहले कंजम्पशन लिखा गया, कोई बात, हाँ ठीक है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, सही लिखा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, when some external factors restrict the customers or consumers to consume the product। देखो यहां पे मुझे नेगेटिवली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट्स लिख दिया, मतलब वो रोकता है उसको, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है? नेगेटिव बात है। फॉर एग्जाम्पल smoke of a cigarette restricts some people to be around the place। Number 4 is पॉजिटिव, पता नहीं पॉजिटिव का प्रोडक्शन ही क्यों लिखा रहा है बार बार, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, when some external factors encourages
encourages the consumption of particular products to the customers or consumers. ऊपर वाली शीट बची किसी की? For example, social awareness about certain products. यहां तक अभी बात हुई है यार? मुझे ऐसा वही ध्यान आ रहा था कि सोशल कॉस्ट के ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। लास्ट वाले में एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। नहीं, कहाँ खत्म हुआ? अभी तक एक्सटर्नैलिटी भी खत्म नहीं हुई। दो चीजें थोड़ी सी बड़ी हैं, एक्सटर्नैलिटीज आज खत्म, और मोनोपोली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और पब्लिक गुड्स में से पब्लिक गुड्स की थोड़ी सी बड़ी बात है, वरना तो 5-5 मिनट की भी बात नहीं है। आप कर चुके हैं? ये कोई लिख रहा है? कोई लिख रहा है? शुरू करें? चलो सुनो, ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। मैं सुन लेना है प्लीज। मैं दिन की मान लेते हैं कि 10 सिगरेट पीती हूं, ठीक है? हाँ, इतना तो चल जाता है यार, ठीक है? हाँ, आई डोंट स्मोक, आई हेट दैट स्मेल, ठीक है? सुनो, मैं दिन की 10 सिगरेट पीती हूं। आप आए मुझे ज्ञान देने एक दिन कि मैम अब तो हम कई दिनों से आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर से एक बात बोलता हूं कि आप ना इतनी सिगरेट मत पिया करो, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आप मर भी सकते हो। हाँ, नहीं इतनी जल्दी भी नहीं मरोगे कि हमारा कोर्स तो हो जाएगा, लेकिन दूसरों की हमें चिंता है कि क्या। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक शब्द आपसे सिर्फ कहा, तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, तो आपने कहा मैम मेरे पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब आसपास आपके कोई खड़ा होता है, ध्यान से सुनना है, तो वो उस धुएं की वजह से कुछ नुकसान उसको भी सहना पड़ता है, ठीक है? पैसा आपका लग रहा है, लेकिन आप अपने साथ साथ, ध्यान से सुनना, किसी और का फेफड़ा भी जला रहे हो। हमें परेशानी आपका फेफड़ा जलने से नहीं है, ये जो आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो ना, उससे परेशानी है। मैं एक्सटर्नैलिटीज तो ये है ही है, लेकिन अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई अपने पैसे की पी रही हूं, तुम्हें क्या परेशानी है? 2 कॉस्ट होता है बेटा, ध्यान से सुनना है। एक कॉस्ट होता है प्राइवेट कॉस्ट और एक कॉस्ट होता है एक्सटर्नल कॉस्ट। ध्यान से सुनना है प्लीज। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को ओवरऑल चुकाना होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आपको सिखाया ना प्राइस कैसे बनता है, भाई कॉस्ट है इसकी, इसका प्रॉफिट है, इसका डिमांड सप्लाई का मार्जिन है, आपने लेबर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी सब कुछ चुकाया है इस प्रोडक्ट के लिए, वो कहलाता है प्राइवेट कॉस्ट। बोलो ठीक है? ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो वहां खड़ा होके इस सिगरेट के धुएं से असर पड़ रहा है, इसका मतलब है आपके उस प्रोडक्ट कंजम्पशन की वजह से जो कॉस्ट किसी तीसरे बेचारे पार्टी को चुकाना पड़ता है, वो कॉस्ट कहलाता है एक्सटर्नल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इन माय होम टाउन ओनली देयर आर 19 पावर प्लांट्स। 19 पावर प्लांट हैं जिस शहर में मैं रहती थी पहले। ठीक है, अब आप ये सोचो कि वहां पे तो पूरे वक्त ही धुआं होता होगा। ऑब्वियस सी बात है, पावर प्लांट्स हैं तो चिमनी भी है, चिमनी है तो वो धुआं छोड़ती है। लेकिन वहां पर एक रूल है और रूल ये है
कि जितनी ज्यादा पोल्यूशन, या कुछ यूनिट्स में पोल्यूशन को मेजर किया जाता है कि जितना ज्यादा यूनिट पोल्यूशन आप करेंगे उतने ही ज्यादा पेड़ आपको यहां पर लगा के देने पड़ेंगे। क्यों भाई? वो कहेगा भाई मैं बिजली जला रहा हूं, मेरा कोयला जल रहा है, तो तुम्हें क्या? तुम कह रहे नहीं भाई, तुम्हारा कोयला जो जल रहा है वो लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब किसी भी उस सिगरेट की कॉस्ट, ध्यान से सुनना, केवल वो 10, 15, 20 रुपए नहीं है। उस सिगरेट की कॉस्ट वो 20 रुपए तो है ही, प्लस जो तीसरे इंसान को उस प्रोडक्ट को ना कंज्यूम करने की वजह से भी चुकाना पड़ रहा है वो भी है। इन दोनों को मिला के कहते हैं सोशल कॉस्ट। इसका मतलब वो एक प्रोडक्ट सोसाइटी को कितने का पड़ता है भाई? 20 रुपए की तो उसकी कॉस्ट है, प्लस वो प्रोडक्ट सोसाइटी पे भी असर डालता है, दैट इज नोन एज सोशल कॉस्ट। इसका मतलब वो कॉस्ट जो दिखती है पैसों में, प्राइवेट कॉस्ट, प्लस वो कॉस्ट जो लोग चुकाते हैं लेकिन उनको मेजर नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा बताओ, आपको कॉस्ट शब्द है मतलब चुकाना है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में चलता होगा क्या ये? सोचो, मैं पेड़ लगाऊं तो दूसरे को कुछ नुकसान होगा क्या? बल्कि उसको तो फायदा होगा। तो एक लाइन मैं बोल रही हूं, उसको जहन में छाप लो कि इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ही सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होता है। मैम एक बार तो आपको बोलना ही पड़ेगा फिर से, ध्यान से सुनो। क्या अभी अभी आपने माना कि अगर मैं, मान लो गर्मी का मौसम है, मैंने यहाँ पे फ्री में पानी पिला रही हूं तो किसी को कुछ चुकाना पड़ रहा है क्या भाई? बल्कि मैं तो कॉस्ट भर ही रही हूं उस पानी का, लेकिन लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो क्या एक्सटर्नल कॉस्ट है या नहीं है? है। आपको कोई नुकसान है उस पानी से? हाँ, तो मैंने पूछा एक प्राइवेट कॉस्ट तो है ही भाई, मैंने, ठीक बात है, वो वही कह रहा है कि कॉस्ट है आपकी, ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, ये लाइन आपको करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछी जा सकती है। ये कौन सा कॉस्ट मैंने बोला? इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्सटर्नल कॉस्ट। बोलो ठीक है। ये किसी को भी इस लाइन पे आपत्ति है किसी भी प्रकार की कि नहीं मुझे नहीं जम रहा है, क्या बोल रहे हो आप? प्राइवेट कॉस्ट मेरी जेब से लगा हुआ पैसा उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए, और उस प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करने के बावजूद ऐसा कुछ चुकाया जाने वाली चीज, मेरे ऊपर हुआ नुकसान कहलाता है एक्सटर्नल कॉस्ट। सोचो अभी क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। बोलो ठीक बात है। तो ये तो हो गया कितना? 0। बोलो ना, क्या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में किसी को कुछ भुगतना है? इसका मतलब इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वी कैन से दैट सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट। बताओ, बोलो, भेजे में घुस रहा है कुछ? देखो वैसे भी जो चीज नहीं होती उसको लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। वही मैंने बोला, जो चीज नहीं है उसको लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो लगेगा। लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, मत लगाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साल में 2 बार का इंतजाम है, कुंभ का मेला थोड़ी है। और सबसे अच्छी बात, एक बार 500 देने से 5 साल का रजिस्ट्रेशन बढ़ता है, और हमारे लिए तो कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं है, कहीं कोई जल्दी नहीं है भाई। यहां देखो, यहां देखो, क्या ये बात ठीक है? जब एक्सटर्नल किसी को कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा तब ये, लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सोशल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट
प्लस एक्सटर्नैलिटीज। अब बताओ विच इज हायर, सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट? ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब जो लाइन मैंने बोली वो तो यहां प्रूफ होगी कि इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट। बोलो ठीक है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल कॉस्ट। और भी है, और तो अब देखो ऐसे में हमें लगता है कि कई क्वेश्चन 2 नंबर वाले ना दोनों आ रहे होते हैं। WTO के 3 टायर ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब तो आपको किसी को याद नहीं है, याद है? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस विच मीट्स वंस इन अ 2 ईयर, जनरल काउंसिल विच मीट्स सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, एंड स्पेसिफिक काउंसिल लाइक गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड सो ऑन। ठीक है, विच रिपोर्ट्स टू जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल रिपोर्ट्स टू मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। तो अब आपसे बोल रहे हैं या तो WTO के तीनों टायर बता दो या सोशल कॉस्ट बता दो। तो मैम अब हम क्या बताएंगे उस वक्त जो आपको याद होगा। मुझे क्या करना है भाई, मुझे दोनों बताने हैं, तुमको उस वक्त जो याद हो। अब तो ना सोशल कॉस्ट बताना है अगली बार ना तीनों टायर बताने। हो भी सकता है कि कई बार मैंने आपको बताया कि सेम क्वेश्चन भी एक ही पेपर में जब रिपीट हो सकता है तो अटेम्प्ट तो भूल जाइए आप कि नहीं बदल सकते बोलो। चलिए लिख लें प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बारे में। This is the last thing which we are writing for externalities and for the day. Private cost. Private cost includes all the material, labor, energy and indirect overhead costs which is incurred for production of a product. External cost refers to the impact which person may face even not by यूजिंग दैट प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब भी हम देखते हैं क्या बात है भाई, नेगेटिव बात है। सोशल कॉस्ट refers to the overall cost incurred by the consumption activity। इसका मतलब वो लोग जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जेब से लगा हुआ कॉस्ट प्लस वो कॉस्ट जो वो लोग बियर कर रहे हैं जो उसको कंज्यूम भी उन्होंने नहीं किया है। दैट इज सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट borne by the individuals
plus the cost borne by the external party, borne by the external parties not directly related to the activity. Social cost is equals to private cost plus external cost. क्या वो लाइन आपको याद है? मैंने कहा इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट. क्यों दोस्त? क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करता. तो मैम हम ये भी याद रख लें कि इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट. यस, सो दिस इज वन सोर्स व्हाई मार्केट फेल्स. दैट इज पहला है एक्सटर्नैलिटीज. किसी ने मैम बोला ना मेरे कान बज रहे हैं. किसी ने बोला तो यार दिखाओ. और मैं नाम नहीं मालूम यार मुझे. और ये हाँ बोलो. कुछ नहीं, कोई बात नहीं. भूल गया तो मैं क्या करूँ भाई. हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे प्लीज. बेटा यहाँ देखेंगे प्लीज. ये कोई लिख रहा है? लिख रहे हैं. प्लीज ये थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको. कोई लिख रहा है? यहां देखेंगे प्लीज. एक मिनट बेटा, एक मिनट. ये है क्या मैम? सबसे पहले दिस इज मई 2018 इकोनॉमिक्स पेपर. ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो देखा है वो हमें हो रहा है इसमें से या नहीं. सबसे पहला एमपीसी हमने देखना है. व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ मार्केट इकोनॉमी? 3 रोल हैं: एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन. बाय रिचर्ड मसग्रेव. ये वाला जो भी तीनों फंक्शंस है वो रिचर्ड मसग्रेव ने लिखे हैं. हाँ बिल्कुल. लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स. ये हमें पता है कि किसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, किसमें मार्केट फ्लक्चुएशन है, कहां पे चीजें जल्दी जल्दी चेंज होती है और कहां पे नहीं होती है. फिक्स्ड इज ऑल्सो नोन एज पेग्ड, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है फिक्स्ड में, यहां मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से. ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स. ये अभी हमने पढ़ना है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी हमें पढ़ना है. ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है.
Which type of government interventions are applied for correcting information failure? हमने why do market fail में चौथी बात लिखी है incomplete information. तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, देखेंगे गवर्नमेंट क्या करेगी. What do you mean by anti-dumping duties? We know that these are the tariff in response to trade distortions. Describe deterrence. Deterrence का मतलब कहाँ पे. FDI अलाउड नहीं है, तो भाई कहाँ का अलाउड नहीं. गैम्बलिंग में, लॉटरी में, चिट फंड में, निधि कंपनी में, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में, और जहां हमारे देश के लोग अलाउड नहीं है वहां दूसरे भी अलाउड. टोबैको वाला हाँ रह गया. डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, दैट इज द प्रिंसिपल्स. क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल जो कहता है अगर देश में एक बार सामान आ गया तो उसको उसी के जैसे देखोगे, फ्री ट्रेड, ये सारी बातें. अब देखो यहाँ पे बार बार हमने ये लिखा, वाई गेट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, ये बात हमने लिखी है कि जो बात भाई सर्विस नहीं थी, इंटरनेशनल में एग्रीकल्चर नहीं लिया, टेक्सटाइल नहीं लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज नहीं ली, नॉन टैरिफ मेजर्स नहीं थे. हाउ डू इंपोर्ट टैरिफ अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड. तो बताओ ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है. क्या करता होता है इंपोर्ट टैरिफ का मतलब क्या है? टैक्सेस. हम क्या कर सकते हैं? टैक्सेस से लिमिटेड, ये खत्म हुआ CRR वगैरह, हम अभी बाद में देखेंगे इन द मॉनेटरी पॉलिसी. ये क्या कहता है भाई कि अगर मैंने अपने इंटरनेशनल ट्रेड में टैक्सेस लगाए हैं तो ऑटोमेटिकली मैं उस क्वांटिटी को क्या कर सकता हूं? रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, जिससे मेरे डोमेस्टिक मार्केट की थोड़ी सी बचाव हो जाएगी. तो अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, हम इकोनॉमिक्स का पहला पेपर मई 18 में ही हुआ था, तो इसका मतलब हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है फॉर ट्रेंड एनालिसिस. आप कहीं नहीं जा रहे, अभी सुनो बात को ध्यान से. एक, अगर आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया हो, मैंने जानबूझ के पेपर दिखाया कि इस वाले में 2 बातें पूछी, पब्लिक गुड्स और इंफॉर्मेशन फेलियर 18 में. 19 में इन्होंने पूछ दिया कि बताओ डीमेरिट गुड्स, हाँ नवंबर में डीमेरिट गुड्स और मार्केट फेलियर का क्या है. इसका मतलब इस बार कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स या प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफरेंस या एक्सटर्नैलिटीज से रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है. ठीक है, तो चलो फिर भागो. तो इसको बंद करो यार, करो ना बंद, होगी क्लास की छुट्टी तो इसको बंद करो.